आप सभी का स्वागत है कैटलिज एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रोशन सिंह आपका जीएस गुरु। और जैसा कि बच्चों हमने आप सभी को बताया था कि बहुत ही जल्दी हम लोग प्रतिदिन एमसीक्यूज बैच के लेकर आने वाले हैं। प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, उसका पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे, फुल डिस्कशन। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी से आग्रह है कि एक एक अंगूठा लगाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर बहुत अच्छी कंटेंट लगे तो अपने मित्रों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो सम्राट था उस सम्राट का नाम है धनानंद है। धनानंद अंतिम सम्राट रहा नंद वंश का। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो पहला सवाल आता है बाबू कि धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। सब लिखते चलेंगे हम लोग, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया। धनानंद को पराजित किया, धनानंद को पराजित किया। सवाल करेगा कि बताओ धनानंद को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जब धनानंद मगध में शासन कर रहा था, मगध में शासन कर रहा था, उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अगर सवाल करे बाबू कि जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध में शासन किसका था? तो उस समय धनानंद का शासन था। और धनानंद जो है बताओ कौन वंश में है? नंद वंश में है। नंद वंश का अंतिम शासक। हम लोग एकदम क्लियर यहाँ पे कर लिए कि नंद वंश का जो अंतिम शासक रहा था धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक रहा था। अब बच्चे यहाँ से ध्यान देंगे, आगे हर चॉइस का पूरा डिस्कशन करेंगे, एकदम देख के सचमुच मजा आने वाली है। यहाँ पे महापद्म नंद और महापद्म नंद जो हैं ये नंद वंश के संस्थापक हैं। नंद वंश का संस्थापक। आपसे अगर पूछे कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? धनानंद है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात आएगा कि इसी धनानंद को उग्रसेन भी कहा गया। उग्रसेन एवं द्वितीय परशुराम कहा गया है। उग्रसेन भी कहा गया, अर्थात इसी को द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। उग्रसेन या द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे सवाल करे कि मगध के किस शासक को उग्रसेन भी कहा गया तो आंसर होता है महापद्म नंद को। या किस शासक को द्वितीय परशुराम भी कहा गया है तो आंसर मिलता है बाबू महापद्म नंद को मिलता है। बच्चे अब यहां के बाद देखेंगे कि यही महापद्म नंद प्राचीन भारत में युद्ध में हाथी का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था। अगर सवाल करें कि प्राचीन भारत में युद्ध में हाथी का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था, तो उस शासक का नाम है बाबू महापद्म नंद। यानी लिख सकते हैं प्राचीन भारत में
प्राचीन भारत में युद्ध में हाथी का प्रयोग करने वाला मगध का प्रथम शासक था। एक एक सवाल को तो तोड़ देना है। जब पेपर में बैठे तो सचमुच मजा आ जाए, लगना चाहिए कि नहीं पढ़े थे, पूरा डिस्कशन, यानी जितना भी क्वेश्चन हुआ फुल डिस्कशन। अब भारत में जिस टीचर का देखते हैं आप देखिए, लेकिन आप यहाँ भी देखिए, अंतर जरूर स्पष्ट कीजिए कि कहाँ कितना डिस्कशन दिया जा रहा है। एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्न को पूरा बारीकी से और हम आसान भाषा में हम लोग करवा लेंगे। तो प्राचीन भारत में युद्ध में हाथी का प्रयोग करने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद था। और दूसरा बात ये भी ध्यान रखना, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मगध का प्रथम शासक भी कौन था? महापद्मनंद था। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर कलिंग में तो अशोक आता है, तो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। हम आगे चर्चा कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा वैसा हम चर्चा कर लेंगे। तो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, जबकि अशोक के पहले महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त किया। यानी लिख सकते हैं बाबू क्या, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मगध का प्रथम शासक महापद्मनंद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? आंसर क्या होगा सर? महापद्मनंद होगा। और यही महापद्मनंद जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, इस बात की जानकारी एक पुस्तक से मिलती, एक अभिलेख से मिलती है, और उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा का अभिलेख। क्या है बाबू? हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी लिख सकते हैं कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अगर थोड़ा सा ये हो जाएगा, आराम से सुन लीजिएगा। मगध का प्रथम शासक महापद्मनंद था, जो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मगध का प्रथम शासक महापद्मनंद था। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग के शासक जो खारवेल थे उनका एक अभिलेख मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी हाथी गुम्फा अभिलेख में चर्चा मिला कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मगध का प्रथम नरेश, मगध का पहला शासक कौन था? तो उस शासक का नाम है, बताओ क्या? महापद्मनंद था। अब यहां पर देखो, एक शासक है जिसका नाम है कालाशोक है। नाम क्या है सर? कालाशोक है। एकदम आराम से वीडियो को रोक के आराम से लिखते चलिएगा। कुछ बातें ऐसी होगी, थोड़ा मिटा भी लेंगे ताकि लिखने में आसान हो जाए, क्योंकि एक पेज ये हो जाता है। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ प्रश्न जैसे कालाशोक। तो कालाशोक जो है इसे काक वर्ण भी कहा गया, काक वर्ण भी कहा गया है, काक वर्ण भी कहा गया है। पहला बात क्लियर हुआ।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात काला शोक में है कि इसी ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। यानी लिख सकते हैं इसने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को बनाया था। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बात इंपॉर्टेंट है, दूसरा बौद्ध सम्मेलन, दूसरा बौद्ध सम्मेलन इसके शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में वैशाली में हुआ। वैशाली में हुआ। अगर आप पढ़ेंगे अगर एमसीक्यूज बैच को, तो कभी आपको प्रश्न छूटने का चांस ही नहीं है। बस जितना हम कराते चल रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। देखिए सचमुच मज़ा आएगा, आपके अंदर उभार आएगी, आपके अंदर चेंजिंग आएगी। तो हम लोग देखिए बाबू कि तीनों चॉइस का हम लोग डील कर लिए, चाहे वो महापद्मनंद हो, चाहे आपका धनानंद हो, चाहे आपका काला शोक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल आता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित जो किया गया था वो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया सर? लिच्छवी के द्वारा। यानी लिख सकते हैं ऐसे, लिच्छवी के द्वारा। लिख सकते हैं क्या? भारत में गणतंत्र का जन्म वैशाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर सवाल करें कि भारत में गणतंत्र का जन्म कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र का जन्म हुआ था। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय संविधान में गणतंत्र का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू। अगर सवाल आपसे कभी करे कि भारत का जो संविधान का रचना किया गया, तो भारतीय संविधान में गणतंत्र का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो बोलना फ्रांस के संविधान से लिया गया। जबकि विश्व में पहली बार गणतंत्र का जन्म बोलो कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ, वैशाली में हुआ। सोचो, जन्म भारत में हुआ, लेकिन जब भारतीय संविधान का रचना किया जा रहा था, तो भारतीय संविधान के रचना के समय गणतंत्र का जो प्रावधान है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। यहाँ पर देखो, अब इससे जुड़ा हो ये सब सवाल नहीं बनता है गुप्त और मौर्य, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ बातें ध्यान कर लेंगे। जैसे गुप्त वंश है, तो यहाँ पर दिमाग में खाली एक बात सेट कर लेना है, गुप्त वंश संस्थापक आपको ध्यान रखना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। मौर्य है तो मौर्य में भी हमेशा ध्यान कर लीजिएगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक हैं उसका नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य आएगा।
चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस प्रश्न से जुड़ा हुआ बातें एक और हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गणतंत्र का जन्म तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। लेकिन बउआ अगर आपसे पूछ दे कि लोकतंत्र का जन्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। लोकतंत्र का जन्म है, तो लोकतंत्र का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ। एथेंस में हुआ। अब हम लोग देखें कितना बढ़िया सुंदर सवाल बन गया, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। क्या क्या सेट हुआ सर? पहला बात आया कि गणतंत्र का जन्म है, तो गणतंत्र का जन्म तो वैशाली में हुआ। गणतंत्र का जन्म वैशाली में हुआ। कौन किया? लिच्छवियों ने किया था। लेकिन सवाल करे कि गणतंत्र से जुड़ा हुआ एक शब्द क्या मिला? लोकतंत्र मिला। तो लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? तो कहना यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ। यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ। यूनान, ये जो यूनान आप देख रहे हो ना, इसी यूनान को ग्रीक भी कहा जाता है। ग्रीक भी कहा जाता है। ग्रीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीक भी कहा जाता है। ग्रीक भी कहा जाता है। बोलो, क्लियर हो गया बाबू? चलिए, बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करें। एकदम आराम से वीडियो को रोकिएगा और रोक के हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। हाथ उठा के बोलिएगा क्लास ले रहे हैं। चलिए, इसके बाद आगे देखें बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तब उसका आंसर आता है डेरियस। का ध्यान रखना बाबू, डेरियस प्रथम ईरानी शासक था जिसने कुछ भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। कौन किया था? डेरियस ने किया था। कौन किया था बाबू? डेरियस ने किया था। यहाँ पर देखो, एक पहला चॉइस एक आपका है साइरस है। साइरस जो है, ये साइरस जो था, ये अचमेनिद वंश का संस्थापक था। अचमेनिद वंश का संस्थापक था। कौन था? साइरस। जब भी सवाल करे कि अचमेनिद वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम आता है, बताओ क्या? साइरस। अब यहां पर देखो, अचमेनिद वंश, अचमेनिद वंश, और अचमेनिद वंश जो है फारस साम्राज्य का प्रथम वंश है, या प्रथम राजवंश भी लिख सकते हैं। प्रथम राजवंश था। सवाल अगर मिले कि बताओ अचमेनिद वंश, बताओ तो फारस साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था?
अचमेनिद वंश था जो फारस साम्राज्य का प्रथम वंश था, और उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक साइरस था। ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन में कर लिया था, तब उसका आंसर बताओ क्या था बाबू? डेरियस था। उसका कौन था? डेरियस। और डेरियस जो था एक वंश का संस्थापक, एक वंश का शासक था। उस वंश का नाम था हखामनी वंश। हखामनी वंश का शासक था। हखामनी वंश का शासक था। अगर कभी आ जाए कि बताओ ईरान का एक शासक ने जो भारत के कुछ भागों को अपने कब्जे में किया था, पहला ईरानी शासक था, किस वंश का था? तो उस वंश का नाम होगा क्या? हखामनी वंश। और हखामनी वंश का शासक कौन था? तो उसका नाम आता है डेरियस। बोलो क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आगे करें। यहां पर बहुत अच्छा सवाल है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो देखो बाबू, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। किसका है बाबू? बौद्धों का है। अब इस पर जितना भी सवाल बनता है, एकदम जितना इम्पोर्टेंट बात बनती है, वो सारे बात हम लोग करेंगे, सारे बात हम लोग करेंगे। जैसे बौद्धों का, तो पहला बात हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिपिटक में 3 बौद्ध साहित्य है। 3 बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक में कितना बौद्ध साहित्य है बाबू? 3 है। आपसे कभी सवाल करे त्रिपिटक में कितना पुस्तक है? 3 पुस्तक है। अब त्रिपिटक में 3 पुस्तक कौन कौन है? तो पहला आप ध्यान रखना कि पहला जो पुस्तक आती है उसका नाम सूत पिटक मिलेगा। सूत पिटक के बाद दूसरा जो मिलेगा उसको विनय पिटक कहेंगे, और विनय पिटक के बाद तीसरा जो मिलेगा उसका नाम होगा अभिधम्म पिटक होगा। एकदम मज़ा आना चाहिए, एकदम मन लगा दो। बस प्रतिदिन अभी शुरुआत में लगभग 22 प्रश्न 25 का एवरेज लेकर चल रहे हैं। 25 प्रश्न हर दिन करवाएंगे और तुमको लगेगा कि हाँ सर सचमुच परिवर्तन आ रहा है। तो त्रिपिटक 3 बौद्ध साहित्य हैं। सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये जो सूत पिटक है इसमें पूछता है कि सूत पिटक का लेखक कौन है? आनंद है। सूत पिटक का लेखक अगर पूछे, सॉरी वापस नहीं आएगा, चलो। सूत पिटक का जो लेखक है, सूत पिटक लिख सकते हैं, इसका लेखक आनंद है। दूसरा क्या मिला? विनय पिटक, और विनय पिटक का लेखक, इसका लेखक उपाली है। लिख सकते हैं। इसका लेखक उपाली है, उपाली है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आप तैयारी करो ना बिहार एसएससी का, तैयारी करो ना बीपीएससी का, तैयारी करो ना बिहार दरोगा का, आपको लगने लगा कि सर यहाँ के बाद हर प्रश्न बनना शुरू हो गया है। तीसरा आता है त्रिपिटक के अंदर में, जिसको कहते हैं सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसका लेखक मखाली गोसाल पुत्र है। मखाली गोसाल पुत्र है। ये 3 पुस्तक आती है। तो त्रिपिटक जब कहे कि त्रिपिटक में कितना पुस्तक? 3 पुस्तक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन ध्यान रखना बौद्ध धर्म का है
तो लिख सकते हैं आप कि ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है ना, वो जातक होता है। कौन होता है बाबू? जातक। लिख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जातक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है बाबू? जातक है। इसके बाद यहाँ पर देखें सिख है, सिख, सिख। तो ये सिख धर्म, जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है, तो गुरु, इसका तो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। बहुत अच्छा लाइन है, गुरु ग्रंथ साहिब है। अब आपसे कभी सवाल करें कि गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है इसका संकलन कौन किया था, तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? अर्जुन देव। लिख सकते हैं इसका संकलन, इसका संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव हैं, यही गुरु अर्जुन देव को ध्यान रखना, एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दिलवाया था, तो गुरु अर्जुन देव को। लिख सकते हैं इसमें ऐसे करके, इन्हें जहांगीर ने फांसी दिलवाया था, फांसी दिलवाया था। एकदम टू द पॉइंट चलेंगे हम लोग। हम उसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। कोई फालतू प्रश्न नहीं, ये नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एकदम पूरे जीरो से लेकर हीरो लेवल तक हर लेवल का प्रश्न आएगा। तो धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाते चल जाएंगे अभी आपको। तो इतना आता है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का हो गया। हिंदुओं का अगर आपसे पूछे, ध्यान देना, हिंदू तो ध्यान रखना पवित्र ग्रंथ गीता है। कभी भी सवाल मिल जाए कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है बाबू? गीता है। कौन है? गीता। नेक्स्ट बढ़ें, एकदम आराम से, जहाँ लगे सर आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को रोक कर एकदम आराम से लिखते चलना है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल आता है, प्रश्न बहुत अच्छा है बाबू। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तब उसका नाम आता है धर्मपाल। दिमाग में सेट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल हैं। कौन है? धर्मपाल हैं। अब देखो, सबसे पहला बात ध्यान रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? तो लिख सकते, तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही है। बिहार का भागलपुर, बिहार का भागलपुर। लिख सकते हैं यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है, भागलपुर में है, भागलपुर में है। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी
नष्ट करने वाला वही आक्रमणकारी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इन्हें लिख सकते हैं, इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किस विश्वविद्यालय को? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अब देखो बउआ, यहीं पे जब विक्रमशिला चल रहा है तो एक बात हमेशा भी यहीं पे याद कर लेना, एक विश्वविद्यालय और है नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो धर्मपाल हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? तो ध्यान रखना है 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त प्रथम, बहुत ही अच्छा है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कभी भी सवाल मिले नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था उस शासक का नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया था? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। कभी भी सवाल मिले कि बताओ नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? धर्मपाल हैं। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो कौन हैं? कुमारगुप्त प्रथम हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल यहाँ पर है बाबू, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक। क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक। अब सबसे पहला बात आती है महावीर से। अब महावीर से क्या क्या प्रश्न बनेगा? तो जो मुख्य पॉइंट बनेगा वो सारे मुख्य पॉइंट को हम लोग करवा लेंगे। जितने भी मुख्य पॉइंट बनेंगे वो सारे मुख्य पॉइंट को करवा लेंगे महावीर में। तो सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा कि मिस महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैशाली के अंदर एक जगह पड़ता है कुंड ग्राम, उसी कुंड ग्राम में हुआ था। लिख सकते हैं महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। देखो बच्चे क्या है, ये थोड़ा सा विवादित चीज़ है। बहुत सारे किताब में क्या लिख दिया है, कुछ हमने यूट्यूबर को भी देखा पढ़ाते हुए, कुछ शिक्षक लोग पढ़ा देते हैं कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में दे दिया है। ठीक है, कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ है। सही है कि गलत है? गलत है। क्या है बाबू? गलत है। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना, पूछेगा माता कौन थी? तो इनके माता का नाम त्रिशला
त्रिशला। और अगर पूछे इनके पिता कौन थे तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट करें। अभी जैसा कि हमने चर्चा किया वही क्वेश्चन है सेम। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। त्रिशला महावीर की माता थी। बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, महावीर, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न करवाते हैं। महावीर पूछेगा, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। एक ग्राम पड़ता है जाम्भिक ग्राम। कहाँ पड़ता है बाबू? जाम्भिक ग्राम। यानी लिख सकते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक ग्राम। अगर आपसे पूछे कि जाम्भिक ग्राम कहाँ पड़ता है तो एक बात ध्यान हमेशा रखना कि जाम्भिक ग्राम जो पड़ता है ये जमुई जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमुई, बिहार। बिहार में एक जिला पड़ता है बउआ, क्या? जमुई। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में हुई, जाम्भिक ग्राम में हुई थी। दूसरा बात ध्यान रखना है, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। कौन नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। बच्चे अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऋजुपालिका नदी, जो ऋजुपालिका नदी है इसी को वर्तमान में क्यूल नदी कहा जाता है। क्यूल नदी कहा जाता है, जिसको वर्तमान समय में तो आप क्यूल नदी कहते हो, पहले इसको क्या कहते थे? ऋजुपालिका नदी कहते थे। और इसी ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जाम्भिक ग्राम में हुआ था। जाम्भिक ग्राम कहाँ है? तो जिला क्या पड़ता है बाबू? जमुई जिला पड़ता है। कौन राज्य में है? बिहार में है। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आगे करें बाबू। अब क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? ध्यान देंगे तो इसमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय है। अभी हमने चर्चा भी किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? कुमारगुप्त प्रथम हैं। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक, यानी गुप्त वंश से बना था, गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। और जैसा कि आपको पता है, अभी हमने चर्चा पिछला वीडियो में किया था, पिछला स्लाइड पर किया था कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और वही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय यहाँ पे कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करें बाबू। अगला क्वेश्चन आती है, हाँ प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान जो महावीर थे उस महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनका प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। कौन थे? जमाली। आपसे कभी भी मिले कि बताओ महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। लेकिन महावीर स्वामी का सबसे बड़ा विरोधी भी बने थे। कौन बने थे? विरोधी। जमाली जो थे, ध्यान दें बच्चे, जमाली जो थे, जमाली प्रथम शिष्य थे। प्रथम शिष्य थे।
ये तो पता है। लेकिन महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से किया था। सवाल करेगा कि अनोजा प्रियदर्शनी, जो महावीर स्वामी थे, अपनी पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से किया, अर्थात जमाली जो थे दामाद भी हुए थे। क्या हुए? दामाद हुए थे। जमाली प्रथम शिष्य थे। महावीर अपनी पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से किया। अर्थात जमाली रिश्ता में दामाद भी थे। तो ये पूरी बात को समझोगे, स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा एकदम तोड़ के बनाओगे। पूरी बात को नहीं समझोगे, स्टेटमेंट वाला सवाल आएगी, छूट जाएगी। फिर वही आएगा, सीधा प्रश्न आता है सर, बन जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट घुमाता है, नहीं बनता है। सर आपका एक एक सवाल बनेगा, हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं। जितना भी सवाल आती है पूरा हम डिस्कशन करेंगे। पर डे आपके साथ हम जुड़ेंगे, बस आपको कंटेंट अच्छी मिली, आपके साथ मेहनत हम अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और लिंक को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, तो यहाँ तक हो गया। दूसरा बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जमाली महावीर का विरोधी भी बने थे। शुरुआत में शिष्य रहे थे, बाद में विरोध कर दिया था। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे करें। अगला सवाल आता है बाबू, बहुत अच्छा सा सवाल है। आजीवक संप्रदाय धर्म का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय धर्म का संस्थापक था जिसका नाम था मखाली गोसाल पुत्र। अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए तो मखाली गोसाल पुत्र, यही जो था आजीवक संप्रदाय धर्म का संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय धर्म का संस्थापक कौन था? मखाली गोसाल पुत्र था। एक बात आप हमेशा बहुआ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जब गृह का त्याग किए थे, तो महावीर स्वामी गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्ति के खोज में सबसे पहले नालंदा चले गए थे। कहाँ गए थे? नालंदा गए थे। और जब ज्ञान प्राप्ति के खोज में सबसे पहले नालंदा पहुँचे, तो उस नालंदा में यही मखाली गोसाल पुत्र के साथ अपना तपस्या प्रारंभ किए थे। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, तो उसी समय मखाली गोसाल पुत्र के द्वारा एक धर्म का स्थापना किया गया, और उस धर्म का नाम है आजीवक संप्रदाय धर्म है। आजीवक संप्रदाय धर्म है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय धर्म को स्वीकार किया था? सवाल करेगा, वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने आजीवक संप्रदाय धर्म को स्वीकार किया था? तो ध्यान रखना है, बिंदुसार। कौन शासक बाबू? बिंदुसार। यानी लिख सकते हैं आजीवक संप्रदाय धर्म को स्वीकार करने वाला आजीवक संप्रदाय धर्म को स्वीकार करने वाला मौर्य सम्राट बिंदुसार था। मौर्य सम्राट बिंदुसार था। कभी भी सवाल करें किस मौर्य सम्राट ने आजीवक संप्रदाय धर्म को स्वीकार किया था, तो उसको स्वीकार करने वाला एक मौर्य सम्राट था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद जो मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना था, चंद्रगुप्त मौर्य का अगला उत्तराधिकारी बना था, वो बताओ कौन बना था बाबू? बिंदुसार बना था।
अब देखो एक बात यहीं पे इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। यही आजीवक संप्रदाय धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ में कई गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय धर्म के भिक्षु को रहने के लिए, भिक्षु को रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय धर्म के भिक्षु को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कई गुफा कई गुफा का निर्माण करवाया, कई गुफा का निर्माण करवाया था। कई गुफा का निर्माण करवाया, बराबर की पहाड़ी में कई गुफा का निर्माण करवाया। अब क्या क्या करवाया था, जिसमें सबसे पहला अगर आता है तो एक मिलता है विश्व झोपड़ी गुफा। विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा के अलावा एक मिलता है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा, सुदामा गुफा के बाद तीसरा अगर देखा जाए विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, एक और मिलेगा कर्ण गुफा। कर्ण गुफा, कर्ण के अलावा अगर देखा जाए तो चौपार गुफा भी है, चौपार गुफा। तो विश्व झोपड़ी विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चौपार गुफा, है ना, ये सभी गुफाओं का निर्माण कौन करवाया? अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने किया था। किसके लिए किया था? आजीवक संप्रदाय धर्म के भिक्षु को रहने के लिए। सवाल कर देगा कि बताओ अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया था किस धर्म के लिए? चॉइस ए में बौद्ध धर्म देता है। तो कुछ बच्चे अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि हो सकता है अशोक बौद्ध धर्म को माना था, इसी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए बनवाया होगा। नहीं सर, अपने पिता जो बिंदुसार थे, तो बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय धर्म को माने थे, वही आजीवक संप्रदाय धर्म के भिक्षु को के लिए बनवाया था। यही बराबर के पहाड़ी में एक गुफा और है, और उस गुफा का नाम है सतघरवा। लोग इसको ठेठ भाषा में सतघरवा कहते हैं। तो अगर कभी सवाल मिले कि सतघरवा का भी निर्माण करवाने वाला मौर्य सम्राट कौन था या मौर्य शासक कौन था, तब उस शासक का नाम क्या था बाबू? अशोक था। डिस्कशन का मतलब ये होता है सर, ये नहीं कि स्लाइड खोड़े और टिक मारे आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपको जो देंगे, अभी तो मेरा ये सब फर्स्ट सेकंड वीडियो आ रही है, ये एमसीक्यूज में पहला वीडियो मेरा है, कुछ समय और भी जाने दो। इतना अच्छा कंटेंट देंगे। आप जिस यूट्यूबर का देखते हो ना, आप देखो, आप मेरे से एक बार जुड़ कर देखो, सचमुच तुम्हारा जो सोच है ना, आपके सोचने के तरीका को बदल देंगे, पढ़ने का अंदाज बदल कर रख देंगे, विश्वास मान लो। अब सुनो बच्चे, यही बराबर की पहाड़ी में एक गुफा और है, नागा अर्जुनी गुफा। बराबर की पहाड़ियाँ में एक गुफा और है, और उस गुफा का नाम है नागा अर्जुनी गुफा। नागा अर्जुनी गुफा। और इस नागा अर्जुनी गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं करवाया। अशोक ने नहीं करवाया, तब कौन करवाया? दशरथ ने करवाया। नागा अर्जुनी गुफा निर्माणकर्ता दशरथ है। निर्माणकर्ता कौन है बाबू? दशरथ हैं। निर्माणकर्ता कौन है बाबू? दशरथ हैं। दशरथ। अब दशरथ जो था एक कौन था? तो अशोक जो है और दशरथ है, ये दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आखिर गहरा रिश्ता क्या है? तो इसका
अंतिम मित्र और इसका ये पहला मित्र है। अर्थात अशोक का दशरथ जो था ये पोता था। कौन था बाबू? पोता। आपसे सब कभी सवाल करेगा कि बताओ अशोक का दशरथ कौन था? पोता था। पोता, पोता को पौत्र भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। पौत्र, पुत्र नहीं, पुत्र का मतलब बेटा, पौत्र या पोता। कौन था? दशरथ। किसका था? अशोक का था। और यही दशरथ ने क्या बन करवाया? नागा अर्जुनी गुफा का निर्माण करवाया। नागा अर्जुनी गुफा का भी निर्माण करवाया। बताओ किस धर्म के लिए करवाया? तो ये भी करवाया आजीवक संप्रदाय धर्म के लिए करवाया। कौन धर्म के लिए बउआ? आजीवक संप्रदाय धर्म के लिए करवाया। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर है? बाकी आपको शेष पता है। आनंद, आनंद में आपको पता है ये सूत पिटक का रचना किया था। उपाली, उपाली ने किसका किया था? विनय पिटक का रचना किया था। विनय पिटक का, विनय पिटक का लेखक कौन है? उपाली। सूत पिटक का लेखक आनंद था। बोलो, लाइन क्लियर है? ऐसे पढ़ोगे पक्का रिजल्ट होगा। जीके जी से प्रश्न नहीं छूटने देंगे। जितना प्रश्न पूछेगा हर एक प्रश्न बनेगा। बस ईमानदारी से बैठो। जितना कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे कंटेंट को एक कॉपी पर लिखने का कोशिश करो। खाली बैठकर वीडियो देखने से बेटा कुछ नहीं होगा। तुमको मेहनत करना होगा, कलम रगड़ना होगा। सुबह सुबह उठ के मोबाइल दाकर देखने से, यूट्यूब का वीडियो ताकने से नौकरी नहीं लगती। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि उगता हुआ सूरज का फोटो लगाने से और दौड़ता हुआ घोड़ा का फोटो लगाने से तो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाब होना है तो सूरज के पहले उठना होगा और घोड़ा से तेज दौड़ना होगा, तब जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, अर्थात कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बोलो, यहाँ तक लाइन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करें। एक एक सवाल बनेगा सर और बहुत मज़ा आएगा, लगने लगा सचमुच। अभी देखो मेरे पास क्या है कि बहुत सारे चीज़ों की कमियां हैं, वो सारे कमियों को हम लोग दूर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जितना भी है, कम से कम चीज़ में जितना से जितना हम देना है वो सारा चीज़ आपको देंगे। मेरे पास बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है, हम लोग मोबाइल से पढ़ाते हैं, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बस आपका प्यार मिलता जाएगा और जितनी भी कमियां हैं वो सारी कमियों को हम लोग दूर करते जाएंगे। बस आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए, समर्थन चाहिए, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सर कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1398 में किया था। कब किया बाबू? 1398 में। जब कभी कहे कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था तो बोला 1398 में किया था। तैमूर लंग, तैमूर लंग। सबसे पहला सवाल तो यही पूछेगा कि तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था तो किस वंश का शासन था? 67 बीपीएससी का प्रश्न उठाकर देखना, यही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं जो अभी हम करवाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, तैमूर लंग, तैमूर लंग। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। कौन वंश का था? तुगलक वंश का शासन था। यानी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, तैमूर लंग के आक्रमण के समय, तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन था, क्योंकि आपको पता है कि तुगलक जो वंश है तुगलक वंश ने शासन कब से कब तक किया था? तो ध्यान रखना है कि तुगलक वंश का शासन व्यवस्था जो रहा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था। तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का शासन काल चल जाएगा 1320। ध्यान से उतर गया। तुगलक वंश से 1320 से शुरू हो जाएगा।
कब से शुरू हुआ बाबू? 1320 से। तुगलक वंश का शासन 1320 से, और ये जो चलेगा 1412 तक चलेगा। 1320 से लेकर 1412 तक तुगलक वंश का शासन था। दूसरा सवाल आपसे कर सकता है कि जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में शासन किसका था? किस शासक का शासनकाल चल रहा था? नसरुद्दीन मोहम्मद का था। एक शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। यानी लिख सकते हैं ऐसे, तैमूर के आक्रमण के समय, तैमूर के आक्रमण के समय नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन था। शासन था किसका था? नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन था। नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन था। कब? जब तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तब। ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है यही आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा था। यानी यहाँ पर लिख के ख़त्म कर सकते हैं ऐसे, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करें। ये तो मज़ा आएगा यार, लगने लगा सचमुच किसी से मुलाकात हुआ है। चल रहा है क्वेश्चन, खाली टिक नहीं मारेंगे, पूरा निचोड़ देंगे, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देना है उसको। अब देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आती है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था उस शासक का नाम था बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कभी भी सवाल करे लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। हमेशा आप ध्यान रखना, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? तो बोलना है कि जी लोदी वंश था। दूसरा बात ध्यान रखना है, लोदी वंश में 3 शासक आया। 3 शासक ने शासन किया। एकदम जितना भी एकदम जो वैज्ञानिक तरीका होगा पढ़ने का और पढ़ाने का, हम उस वैज्ञानिक तरीका से आपको पढ़ाएंगे। लोदी वंश में कितना शासक शासन किया? 3 शासक ने शासन किया। कौन कौन किया? सबसे पहला जो शासन किया उसका नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद दूसरा शासक ने शासन किया था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद तीसरा शासक ने आकर शासन किया था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अब ध्यान दीजिएगा, बहलोल लोदी जो था इसका अंतिम विजय अभियान ग्वालियर था। ये पूछता है बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान कौन था? ग्वालियर। और ग्वालियर से लौटते समय रास्ते में बीमार पड़ गया और जलाली नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं ग्वालियर अभियान से लौटते समय बीमार पड़ने के कारण मर गया। तब अगला शासक के रूप में कौन आया? सिकंदर लोदी आया। और सिकंदर लोदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? आगरा शहर को बसाया सिकंदर लोदी। बहुत बार पूछा है, आगरा शहर को बसाया। लिख सकते हैं आगरा शहर को
1504 में बसाया। आगरा शहर को 1504 में बसाया। आगरा शहर को कब बसाया? 1504 में बसाया। दूसरी बात ध्यान रखना है कि आगरा को राजधानी बना दिया, यानी सल्तनत साम्राज्य की राजधानी फिर कहाँ बनी? आगरा बना। और सल्तनत साम्राज्य की राजधानी आगरा बनाने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम था सिकंदर लोदी। यानी लिख सकते हैं आगरा को 1506 में राजधानी बनाया। आगरा को 1506 में राजधानी बनाया। यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, और यही इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक है। लोदी वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। अगर आपसे सवाल करें कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किया, और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत अर्थात लोदी वंश का अंत हो गया, और वहीं से बाबर के द्वारा मुगल वंश का शुरुआत कर लिया गया। यानी लिख सकते हैं ऐसे, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किया। पानीपत का प्रथम युद्ध किया, जिसमें बाबर विजय हुआ। बाबर विजय हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोदी वंश में 3 शासक का नाम आया हुआ है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी क्या बन गया बाबू? प्रथम शासक बना। एकदम मस्त हो जाएगा वो यार, एकदम जीके जीएस मज़ा आ जाएगा। सिकंदर लोदी दूसरा शासक था, और इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक था। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई कमियां रह जाए बिल्कुल आप बताइएगा, हम आपकी कमी को सुधार करेंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छी रहे, कंटेंट अच्छी रहे, आपसे आग्रह करेंगे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, लिंक को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करिएगा। आपका लाइक और आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब ही हमारे पढ़ाने की मनोबलता को हमेशा बढ़ाता है। बच्चे अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आराम से वीडियो को रोक के लिखते चलना है, हम आराम से चलते रहेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आती है बाबू? महमूद गजनी किस वंश का था? क्वेश्चन आ रहा है, महमूद जो गजनी था वो किस वंश का था? तो महमूद जो गजनी था वो किस वंश का था? तो यहाँ पे चॉइस आगे चला गया है। हाँ, तो महमूद जो गजनी था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यामनी वंश का था। महमूद गजनी कौन वंश का था? यामनी वंश का था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि यामनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। अलप्तगीन जो था यामनी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश, तो ध्यान रखना है, गुलाम वंश संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं एक गुलाम वंश का संस्थापक हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक बात यहीं पे करा लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर को बनाया था, लाहौर को बनाया था। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि लाहौर से दिल्ली लाने वाला शासक जो था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाया। लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ पर तुगलक वंश है, ध्यान रखना। तुगलक वंश जो संस्थापक यहाँ पे कर देते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक जो था एक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। बाकी क्वेश्चन आते रहेगा, चर्चा चलते रहेंगे, मेन पॉइंट चर्चा करते रहेंगे। एक स्लाइड सुना देंगे ना यार, अगला स्लाइड जब देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आगे बाबू लोग ध्यान देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। शून्य की खोज किसने किया था? क्वेश्चन क्या है बाबू? शून्य का यानी कि कहे तो जीरो का खोज किसने किया था? तो जीरो का खोज करने वाले विद्वान जो थे आर्यभट्ट थे। कौन थे बाबू? आर्यभट्ट। अब सबसे पहले 2-3 बात आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला बात आएगा, आर्यभट्ट जो थे वो किस काल के विद्वान थे? तो गुप्त काल के। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे आर्यभट्ट गुप्त काल के विद्वान थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के विद्वान थे। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा आर्यभट्ट का पेशा क्या था? पेशा पूछता है सर, तो पेशा एक खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ थे। यहाँ लिख सकते हैं आर्यभट्ट पेशा से खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। पेशा से खगोल शास्त्री भी थे और वो लोग क्या थे? गणितज्ञ थे। खोज किसका किया था? शून्य का या जीरो का खोज किया था। आर्यभट्ट का पुस्तक पूछेगा तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सिद्धांत पुस्तक भी लिखे। आर्यभट्टीय सिद्धांत के लेखक कौन है बाबू? तो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट कौन काल से थे बाबू? गुप्त काल के विद्वान हुआ करते थे। अब बच्चे आगे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखो एक चॉइस है भास्कर। तो भास्कर के बारे में क्यों छोड़े हम? जैसे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भास्कर के पुस्तक का नाम बताओ। भास्कर क्या थे? तो सबसे पहले बच्चे तो हम यही जानेंगे भास्कर थे क्या। भास्कर क्या थे? तो पेशा से गणितज्ञ थे। पेशा से गणितज्ञ थे। कौन? भास्कर।
दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है कि भास्कर के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो भास्कर के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि का पुस्तक का रचना किया गया। सिद्धांत शिरोमणि, क्या बाबू? सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखे। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक को लिखने का जो काम किए थे वो बउआ कौन किए थे? भास्कर ने किए थे। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक का रचना कौन किया था? भास्कर ने किया था। बोलो किस बच्चे क्लियर हो गया? अब देखो सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में भास्कर ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का जानकारी दिया था। न्यूटन से कई सदी वर्ष पहले, कई 100 साल पहले भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की जानकारी दिया। यहाँ लिख सकते हैं इस पुस्तक में न्यूटन से कई 100 वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण का जानकारी दिए। ऐसे पढ़ोगे ना यार, तो पता है एक सवाल नहीं छूटेगा, मज़ा आ जाएगा। अब आपसे कभी पूछे कि सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक का लेखन कौन किया था, आंसर क्या हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। इसमें किसका जानकारी मिला? गुरुत्वाकर्षण का जानकारी मिला। गुरुत्वाकर्षण का जानकारी देने वाला भारत का प्रथम जो विद्वान थे वो कौन थे? भास्कर थे। यहाँ पर एक देखेंगे तो एक व्यक्ति हैं आपका बराहमिहिर, और बराहमिहिर के द्वारा भी कई पुस्तकों का रचना किया गया है। अब बराहमिहिर के द्वारा अगर लिखा गया पुस्तक को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जानो कि बराहमिहिर क्या थे। तो बराहमिहिर भी पेशा से गणितज्ञ थे और गणितज्ञ के साथ साथ अगर देखा जाए तो खगोल शास्त्री भी थे। गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। पहला बात कंप्लीट हुआ। बराहमिहिर के द्वारा अगर लिखा गया पुस्तक अगर देखा जाए तो बृहत संहिता पुस्तक इन्होंने लिखा था। बृहत संहिता बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बृहत संहिता के अलावा इनको एक पुस्तक आता है पंच सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका के अलावा एक पुस्तक इन्होंने और लिखा था बृहजात्मक ये 3 पुस्तकों का रचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे बउआ रे? बराहमिहिर थे। कौन थे? बराहमिहिर थे। बराहमिहिर का पेशा गणितज्ञ, खगोल शास्त्री। भास्कर का पेशा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट का पेशा क्या था? तो आर्यभट्ट का भी अगर पेशा अगर देखा जाए, आर्यभट्ट का पेशा तो खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर हो गया? पूरी डिस्कशन हम लोग करेंगे सर, ईमानदारी से करेंगे। इनमें से कोई नहीं, उसका तो कोई चॉइस ही नहीं बनता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो हमको पता है कि तक्षशिला था, विक्रमशिला था, एक कौशाम्बी नहीं था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, कौशाम्बी नहीं था। तो अगर अध्ययन का केंद्र नहीं था तो कौशाम्बी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी तो करा चुके हैं। बहुत अच्छा सवाल है बाबू
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले भारत का दौरा करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। आखिर मेगास्थनीज को भेजा कौन था? तो देखो, यूनान का जो सिकंदर था, सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था। जब युद्ध में सेल्यूकस निकेटर आया था तो वही चंद्रगुप्त मौर्य यही सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लिनिया से विवाह भी कर लिया था और बाद में समझौता हुआ और वही सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भेजा था। यानी लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर तो मार दिए, मेगास्थनीज। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सेल्यूकस निकेटर, ऐसा लिख सकते हैं, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिकंदर का मुख्य सेनापति, सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने, सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा। कहाँ भेजा भी क्लियर हो गया, पाटलिपुत्र भेजा। एक सवाल पूछता है कि मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था उस पुस्तक का नाम इंडिका था। लिख सकते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा, इंडिका पुस्तक लिखा। ये बहुत ही अच्छा लाइन है सर। आपसे कभी भी सवाल करें कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है तो उस पुस्तक का लेखक बताओ क्या है बाबू? मेगास्थनीज है। कौन है बाबू? मेगास्थनीज है। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आगे क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा। अच्छा देखो, एक चीज़ और, बस भास्कर के बारे में तो हमको पता हो गया है, मेगास्थनीज पता कर लिए, वसुमित्र। और देखो, वसुमित्र का एक पुस्तक याद आप रख सकते हो, एक पुस्तक है वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम आता है महाविभास। नाम क्या आएगा? महाविभास का लेखक वसुमित्र हैं। कौन है बउआ? वसुमित्र हैं। महाविभास का लेखक कौन है? वसुमित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट कर ले रहना सर, ठीक है। सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। अब क्वेश्चन करेगा कि बताओ तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज भारत में आया तो कौन वंश का शासन था? मौर्य वंश का शासन था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इंडिका पुस्तक का रचना कौन किया था? मेगास्थनीज। साला कुछ पूछे तुमसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कमियाँ रह जाएगी बबुआ तो ज़रूर बताना, ठीक है, हम सुधार करेंगे। तो भाई हम लोग अभी ऑनलाइन में नए नए ही जुड़े हैं और अपने तरफ से तो भरपूर हम प्रयास करेंगे आपको अच्छा करें। हाँ, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा गया है? तो द्वितीय अशोक के नाम से जो जाना गया है वो हर्षवर्धन को जाना गया। किसको जाना गया बाबू? हर्षवर्धन को जाना गया। हर्षवर्धन को जाना गया है। अब सुनो, हर्षवर्धन जो था उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। सवाल करेगा उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन। लिख सकते हैं ऐसे, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू
शासक था। पहला बात कंप्लीट हो गया। दूसरा आपसे पूछता है यहाँ पे हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने पुस्तक लिखा था हर्षचरित और पुस्तक लिखा था कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी पुस्तक लिखा, हर्षचरित और कादंबरी पुस्तक लिखा। कौन लिखा बाबू? बाणभट्ट ने लिखा था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखा था? हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखा था 3 पुस्तक। 3 पुस्तक कौन लिखा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा। कौन कौन लिखा था? तो हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा था, जिसमें सबसे पहला पुस्तक आता नागानंदा, नागानंदा। दूसरा इसका पुस्तक मिलेगा जिसका नाम रत्नावली है। नाम क्या बाबू? रत्नावली है। और तीसरा पुस्तक आता है जिसका नाम है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। आपसे सवाल करें, नागानंदा का लेखक हर्षवर्धन था, रत्नावली का लेखक हर्षवर्धन था और प्रियदर्शिका का लेखक हर्षवर्धन था। कुछ भी प्रश्न पूछे आपसे बनेगा। यहाँ पर देखो बबुआ, समुद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया बाबू? भारत का नेपोलियन। लिख सकते हैं, इसे भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन कहा गया है। आपसे कभी भी करें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है। ये आपको पता है, पहले से हम करा चुके हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। बोलो बच्चे, लाइन क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे। एकदम आराम से, जब भी हो जाए आराम से वीडियो को रोकना है, लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। सवाल है बाबू, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था? तो हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा का जो आयोजन करने का काम करता था वो कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। प्रतिदिन 500 ब्राह्मण को मुफ्त में भोजन करवाता था। प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को मुफ्त में भोजन करवाने वाला शासक बताओ कौन था? हर्षवर्धन था। अब सुनो बच्चे, हर्षवर्धन भी काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इनसे और क्वेश्चन जोड़ें। हर्षवर्धन भारत में महाकुंभ का मेला का शुरुआत किया। भारत में महाकुंभ का शुरुआत, महाकुंभ का शुरुआत, भारत में महाकुंभ का शुरुआत हर्षवर्धन ने किया, हर्षवर्धन ने किया। अब देखो बच्चे, महाकुंभ जो है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपसे कहीं पूछेगा महाकुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है महाकुंभ का जो मेला लगता है प्रयाग में लगता है। महाकुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। महाकुंभ का मेला नासिक में लगता है। और महाकुंभ का जो मेला है ये आपका उज्जैन में लगता है, उज्जैन में।
प्रयाग में लगता है गंगा नदी, यानी गंगा प्लस यमुना के संगम पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। नासिक में गोदावरी नदी पर, और उज्जैन में देखा जाए तो यहाँ पे छिपरा नदी पर। यही भारत के 4 शहरों में महाकुंभ लगता है, और जिसका शुरुआत करने वाला जो शासक था उस शासक का नाम है हर्षवर्धन। हमेशा ध्यान रखना, महाकुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर लगेगा। महाकुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। मतलब जिस स्थान पर एक बार लग गया ना बाबू, उस स्थान पर दोबारा लगेगा, 12 वर्षों के बाद लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुन से था। हुन जो था ना, आक्रमणकारी था। हुन क्या था? आक्रमणकारी था। हुन आक्रमणकारी था। जो गुप्त वंश के समय आक्रमण किया था। गुप्त वंश के समय आक्रमण किया था। ध्यान रखना, पहला हुन आक्रमणकारी पूछ देता है। पहला हुन आक्रमणकारी तोरमन था। इस समय स्कंद गुप्त का शासन था। स्कंद गुप्त का शासन था। देखो, अब क्वेश्चन करेगा कि बताओ भारत में सबसे ज़्यादा हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के समय में। लिख सकते हैं सर्वाधिक हुन आक्रमण हुआ था। बोलो बच्चा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, मौखरी वंश है। कौन वंश है बाबू? मौखरी वंश है। और देखो, मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मन। इसका अंतिम शासक ग्रहवर्मन था, जिसका हत्या शशांक ने किया था। आपसे कभी सवाल करें, ग्रहवर्मन का हत्या कौन किया था? शशांक ने किया था। शशांक जो था ना, एक गौड़ का शासक था। कहाँ का था? गौड़ क्या है तो बाबू? बंगाल का शासक था। बोलो, क्लियर हो गया सर। यहाँ पर देखो, कुषाण वंश, आगे पढ़ा देंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा तो। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था बाबू? कनिष्क था। आगे नेक्स्ट कर लेंगे। ये तो क्लियर हो रहा है ना? पूरी बात क्लियर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी चर्चा हम किए थे,
बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी कवि हुआ करता था? तो बताओ किसका हुआ करता था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का कौन था? बाणभट्ट करवा चुके हैं। ठीक है। कनिष्क इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। इसका राज्याभिषेक कब हुआ बाबू? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। इसने शक संवत का शुरुआत किया। इसने शक संवत का शुरुआत किया। आपसे अगर कभी सवाल करे कि शक संवत का शुरुआत कौन किया बाबू, तो बोलना क्या? कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो ध्यान रखना 78 ईस्वी में किया था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत का शुरुआत किया था। कौन संवत? शक संवत। दो बात ध्यान रखना, प्रथम माह पूछ देता है कि शक संवत के अनुसार प्रथम माह कौन होता है। तो ध्यान रखना हमेशा शक संवत के अनुसार प्रथम माह जो होता है वो चैत्र होता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है शक संवत के अनुसार अंतिम जो महीना होता है वो कौन होता है? फाल्गुन होता है। कौन होता है बाबू? फाल्गुन। ध्यान रखना भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर है। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पंचांग है कौन संवत पर है? शक संवत पर। यहाँ लिख सकते हैं राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर है। शक संवत पर है। बोलो क्लियर हो गया बाबू? चलिए, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आपको पता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर सवाल है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? तो बाल विवाह का जो शुरुआत हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। बाल विवाह का शुरुआत कब हुआ? गुप्त काल में हुआ था। यहाँ पर एक बात, दो तीन बात ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान रखना है, बाल विवाह। दूसरा बात ध्यान रखना है प्रदा प्रथा। तीसरा बात ध्यान रखना है सती प्रथा। और चौथा ध्यान रखना है बाबू भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। ठीक है। इन सभी का शुरुआत गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में हुआ। कितना अच्छा कंसेप्ट हो गया। अगर आपसे कभी भी सवाल करे कि बताओ बाबू बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इन सभी का शुरुआत बताओ कौन काल में किया गया था? तो ध्यान रखना इन सभी का जो शुरुआत हुआ था गुप्त काल में हुआ था। क्लियर हो गया? कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन आता है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ध्यान रखना भारत में सोना का सबसे ज़्यादा सिक्का जो चला था गुप्त काल में चला था। कौन काल में? गुप्त काल में। इसलिए ध्यान रखना गुप्त काल जो है, इसी गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। अब देखो गुप्त काल जो है बाबू, इस गुप्त काल में दो तीन चीज़ ध्यान रखना।
पहला आपसे पूछ सकता है सोना का सिक्का, सोना का सिक्का। दूसरा ध्यान रखिएगा चांदी का सिक्का, और तीसरा ध्यान रखिएगा तांबा का सिक्का। सोना का जो सिक्का होता था दिनार कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का होता था उसे रूपक कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। और तांबा का जो सिक्का होता था इसको मासक या काकिनी, काकिनी कहा जाता था। एकदम इसलिए हम एक एक लाइन लिख दे रहे हैं, हमारे अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं पढ़ाने में। ये नहीं कि जल्दबाजी में फटाफट खींचे चल जा रहे हैं, बच्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा पूरा वीडियो देख लिया, क्वेश्चन पूछा था बन ही नहीं रहा है। नहीं यार, तुमसे बनेगा, तुम्हारे अंदर क्षमता आएगी। तो गुप्त काल में को स्वर्ण युग भी कहा गया। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जो चला था, बताओ कौन काल में चला था बाबू? गुप्त काल में चला था। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुषाण है ना, कुषाण, कुषाण में ध्यान रखना है शुद्ध सोना का सिक्का चला था, शुद्ध सोना का सिक्का चला था, शुद्ध सोना का सिक्का चला था। ठीक है। मौर्य काल है, मौर्य काल के सिक्कों पर, मौर्य काल के सिक्का पर 3 चीज़ का फोटो होता था। पर्वत का, पर्वत, अर्धचंद्रमा, मयूर, मयूर ने मोर का चित्र होता था, चित्र होता था। बोलो क्लियर हो गया बाबू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे, तो आराम से देख लीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, राम राम से लिखिएगा, लिख लीजिएगा लेकिन ज़रूर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो गुप्तकालीन शासक में कविराज किसको कहा गया था बाबू? समुद्र गुप्त को कहा गया था। पहला कविराज कहा गया, पहला बात हो गया, कविराज कहा गया। दूसरा दरबारी कवि पूछता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था बाबू? हरिसेन था। तीसरा भारत का नेपोलियन कहा गया, हम करवाएं पहले भी, भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया बाबू? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 3 हो गया बउआ। और चौथा बात ध्यान रखिएगा, सिक्का पर बीना बजाते दिखाया गया, सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया। अगर सवाल करें कि किस शासक को सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया था, तो उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त है। कौन है बाबू? समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। क्लियर हो गया? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए। यानी ध्यान रखना यहाँ पे, भारत में मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण
गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। भारत में मंदिर कब से बनना शुरू हुआ? गुप्त काल से बनना प्रारंभ हुआ था। कौन काल से? गुप्त काल से। दूसरा बात ध्यान रखना है, मंदिर जो बनता था ना बाबू, वो 3 शैली में बनता था। नागर शैली में बनता था, ये सब आगे विस्तार करके पढ़ा देंगे। वेसर शैली में बनता था और द्रविड़ शैली में बनता था। 3 शैली में बनता था। नागर शैली जो होता था ये जम्मू कश्मीर से विंध्य पर्वतमाला तक, जम्मू कश्मीर से विंध्य पर्वतमाला तक। वेसर शैली जो था बाबू, ये विंध्य श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक था। और द्रविड़ शैली जो था ये आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक था। कन्याकुमारी तक था। तो कहने का मतलब है कि अगर भारत में अगर पूछा जाए कि मंदिर निर्माण का कला शुरू किस काल से हुआ था, तो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। और गुप्त राजवंश जो था कला और स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अंतिम क्वेश्चन रहा, 25 क्वेश्चन का सीरीज था। अगला है बाबू कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका सही आंसर मिलता है चेर वंश का। किस वंश का था बाबू? चेर वंश का था। चेर वंश का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम क्या था? मुजरिस। देखो चोल वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली नौसेना, ये बहुत ही अच्छा लाइन है, सबसे शक्तिशाली नौसेना चोल वंश के पास था। चोल वंश के पास था। चोल वंश के पास था। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर चोल वंश में अगर तो आपसे पूछा जाए कि आपका मुजरिस से बंदरगाह अगर पूछा तो चेर का हो गया। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह पूछेगा, अगर चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध अगर बंदरगाह पूछेगा तो इसका नाम था पुहार था। क्या था? पुहार। या इसी पुहार को एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहा जाता है कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम, पुहार या कावेरी पट्टनम चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ जाएगा कदम। एक कदम है, एक कदम क्या है? तो कदम एक वंश का नाम है, कदम वंश। जैसे आपसे कहीं पूछ दे कि बताओ कदम वंश का संस्थापक कौन था, तो कदम वंश का जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था मयूर शर्मा। मयूर शर्मा। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ अंतिम शासक के रूप में कौन रहा, तो अंतिम शासक के रूप में रहा था हरिवर्मन। हरिवर्मन। और अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसका राजधानी था वजयंती। वैजयंती या इसी को बनवासी कहते थे। वैजयंती या बनवासी कदम वंश की राजधानी था। ध्यान रखना, इस पर एक वंश का अधिकार हो गया था और उस वंश का नाम था बादामी चालुक्य वंश। इस पर बादामी, दक्षिण भारत का है, चालुक्य वंश का अधिकार हुआ था। इस पर बादामी चालुक्य वंश का अधिकार हो गया था। तो ये 25 प्रश्नों का हम लोग का एक सीरीज चला
जिसमें मैक्सिमम इसमें हम लोग इतिहास के 25 प्रश्नों को कवरेज किए विस्तार पूर्वक। अगर अभी भी कोई त्रुटियां हमसे रह जाए, कोई गलतियां रह जाए, कुछ कमियां रह जाए, तो आपसे हम क्षमा के प्रार्थी हैं, हम क्षमा आपसे चाहेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे कि आगे अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट लाते रहें। और MCQs का जो सीरीज है ये प्रतिदिन चलता रहेगा। जैसे इतिहास हो गया तो पहले इतिहास लगातार करवा लेंगे, या पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसके अलावा फिर क्या कंबाइंड जो आपका क्वेश्चन आती है, यानी आप जिसकी तैयारी कर दो, हम उठाए हों वहाँ से, जहाँ से बच्चे तैयारी करना शुरुआत कर रहे हैं हम वहाँ से उठाए हैं। ये नहीं कि हम ऊपर से बहुत ऊपर हाई लेवल उठा लिए और बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं। शुरुआत यानी 9 तक पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा 0 से, और हम लोग हर प्रश्न को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक ज़रूर लिंक को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट की बिल्कुल हमें आवश्यकता है और सपोर्ट कीजिए। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।